नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। अब की बार के चुनाव प्रचार में एक अजब खेल हो रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को अपनी चुनाव रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के छोटे बड़े तमाम नेता पढ़ रहे हैं। चौंकिए नहीं, कांग्रेस का घोषणा पत्र बीजेपी के चुनाव का टॉकिंग पॉइंट इसलिए बन गया है क्योंकि आरोपों के मुताबिक इस पर मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग की छाप है। मुस्लिम लीग के 1936 के चार्टर और 2024 के कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर कौन कौन सी समानताएं गिनाई जा रही हैं, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या अपने घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के वादे से किए जाने पर कांग्रेस बैकफुट पर है? कांग्रेस इन आरोपों पर किस तरह परेशान है, इसे ऐसे समझें कि आज कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के पास डेलीगेशन लेकर गई और उनसे मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत भी कर चुकी है। सवाल है कि क्या कांग्रेस इन आरोपों का पॉलिटिकल जवाब नहीं दे पा रही कि उसके घोषणा पत्र के पॉइंट्स जिन्ना के इरादों के साथ क्यों मैच करते हैं, इसलिए अब मुद्दे से बचने का रास्ता खोज रही है। कांग्रेस का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के साथ गठबंधन इस चुनाव में भी है। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक IUML जिन्ना की मुस्लिम लीग से निकली हुई पार्टी है। अब सबको याद होगा कि राहुल गांधी इस मुस्लिम लीग को कंप्लीटली सेक्युलर बता चुके हैं और यही वो मुस्लिम लीग थी जिसने अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से कांग्रेस को आगाह भी किया था और कहा था कि जब तक वो अपने इनविटेशन को ठुकराए ना, सोचे भी तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की मजबूरी नजर आती है। अब इस मुस्लिम लीग के बारे में आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो कांग्रेस इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा रही है। जबकि अब की बार वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव नॉमिनेशन में भी IUML के झंडे कथित तौर पर छिपाए जाने की कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो चुकी है। सवाल पब्लिक का है कि क्या मुस्लिम वोटों के चक्कर में राहुल गांधी के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत है? क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसे बीजेपी तुष्टीकरण पत्र कह रही है, वही मोदी को 400 पार कराएगा? क्या मोदी ने कांग्रेस की मुस्लिम लीग वाली चोरी पकड़ ली है? यही है आज सवाल पब्लिक का। साल 2006 था, यूपीए सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक थी, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बयान दिया था, समाज के सभी पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों, विशेषकर मुसलमानों को विकास के लाभ में बराबर की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए उनका सशक्तिकरण किए जाने की जरूरत है। देश के संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का है। कांग्रेस की तमाम सफाइयों के बावजूद यह बयान अभी तक पार्टी का पीछा नहीं छोड़ता। उधर राहुल गांधी आखिरी बार जून 2018 में सार्वजनिक तौर पर किसी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अब की बार भी बीजेपी ने कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण पर घेरने के लिए मुद्दा खोज ही लिया है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था मुस्लिमों के शरिया पर्सनल लॉ की रक्षा करेंगे। 2024 में कांग्रेस ने कहा है अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को सुनिश्चित करेंगे। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था बहुसंख्यवाद यानी में मेजॉरिटेरियनिज्म से मुकाबला करेंगे, तो 2024 में कांग्रेस ने भी यही कहा है भारत में मेजॉरिटेरियनिज्म की कोई जगह नहीं है। 1936 में मुस्लिम लीग ने, और ये उनका ये चार्टर मेरे हाथ में है, इसमें कहा था कि मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और नौकरी के लिए
लीग संघर्ष करेगी तो 2024 में कांग्रेस ने कहा है मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिलाएंगे। ऐसे सिमिलैरिटीज के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 3 दिनों की जनसभाओं में कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किए हैं। सुनिए उनके ये बयान। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। मोदी के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा। मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूं। खड़गे जी ने जो लिखा, मोदी शाह के राजनीतिक व वैचारिक पुरखों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों और मुस्लिम लीग का साथ दिया था। सभी जानते हैं कि आपके पुरखों ने 1940 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन अंग्रेजी गवर्नर को यह नहीं लिखा कि 1942 के देश व कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके लिए वे अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार हैं? मोदी जी के भाषणों में केवल आरएसएस की बू आती है। दिन पर दिन भाजपा की चुनावी हालत इतनी खस्ता होती जा रही है कि आरएसएस को अपने पुराने मित्र मुस्लिम लीग की याद सताने लगी है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। यानी अपने मैनिफेस्टो पर उठ रहे सवालों के जवाब में कांग्रेस का जवाब यही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ये बयान। कह सकते थे कि ये गलत है, ये नहीं संभव है, ये नहीं होगा, कुछ भी कह सकते थे। ये क्यों कहा? क्योंकि यही दिल का प्रेम है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। और मोदी जी के पुरखों का मुस्लिम लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है। जब महात्मा के आह्वान पर मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सारा देश सड़कों पर था, करो या मरो का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में, मोदी जी के पुरखे सिंध में, मोदी जी के पुरखे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर यह भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए। और असलियत यह भी है कि जब से हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है, बीजेपी में खलबली मची हुई है। बेचारों को समझ ही में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मुस्लिम लीग का दोस्त साबित करने पर तुली कांग्रेस ये भूल रही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो आजादी के बाद नेहरू के कैबिनेट में भी थे। खैर, कांग्रेस के नजरिए से एक इतिहास है। तो बीजेपी की ऑनलाइन लाइब्रेरी में मुझे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक लाइव स्केच भी मिला है। ये जो मेरे पास लाइव स्केच है, इसके मुताबिक 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक को मुस्लिम लीग का साथ छोड़कर बंगाल में कांग्रेस और हिंदू महासभा के साथ सरकार बनाने के लिए राजी किया। ये यहाँ तमाम ये चीजें लिखी हुई हैं और इसमें यह भी लिखा है कि फजलुल हक को मुख्यमंत्री बनाना था, लेकिन शरद चंद्र बोस सरकार में नंबर 2 पर होते।
लेकिन ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन हर्बर्ट ने शरद चंद्र बोस को गिरफ्तार करा दिया और इसके बाद डॉक्टर मुखर्जी कैबिनेट में मुख्य हिंदू चेहरे बन गए। ये तो यहां इस लाइव स्केच में लिखा है। और इसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो इस लाइव स्केच में आगे ये भी लिखा है कि 4 साल बाद सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन मिला, हिंदू भी मुस्लिमों के बराबर हक पा सके। और ये यहां पर लिखा है मुस्लिम लीग कंप्लीटली वो साइडलाइन और ये कोalition में इकट्ठे एडमिनिस्ट्रेशन हुई। अब इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊं कि यहां लिखा है लाइव स्केच के दावों में मुताबिक मुस्लिम लीग साइडलाइन हो गई और अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति जो है उसको पूरी तरह से फेल कर दिया, नाकाम कर दिया। इतिहास के दो नजरिए भले हो सकते हैं लेकिन इतिहास अलग अलग नहीं हो सकता। लेकिन आज सवाल इतिहास का नहीं है, सवाल आज के चुनाव का है। मुद्दा यह है कि क्या वाकई कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है, और यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। तो सवाल पब्लिक का नंबर 1, क्या मोदी ने कांग्रेस को जिन्ना वाली सोच पर रंगे हाथ पकड़ लिया है? सवाल नंबर 2, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप के आरोप कांग्रेस पर क्या भारी पड़ेंगे? सवाल नंबर 3, क्या मुस्लिम वोटों पर कांग्रेस की हालत आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई है? यही है सवाल पब्लिक का। इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, शुभ्रांश राय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, मोहम्मद तारिक खान जो है वो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हाजी मेहरदीन रंगरेज प्रवक्ता है AIMIM के, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इतिहास छेड़ ही दिया, और इतिहास ही नहीं छेड़ा, आज कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच गई है विरोध करने कि मुस्लिम लीग का जो नाम लिया जा रहा है उससे पोलराइजेशन हो रहा है और मुस्लिम लीग के पुराने साथी बीजेपी है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतिहास का जवाब दूंगा, उससे पहले वर्तमान का जवाब दूंगा। आज मुस्लिम लीग के साथ किसका गठबंधन है? केरल में कांग्रेस का गठबंधन है। वायनाड में सबसे बड़ा सपोर्टर उनका मुस्लिम लीग है। इसीलिए कांग्रेस ने अपना झंडा नहीं लगाया, क्योंकि मुस्लिम लीग का भी झंडा दिखता, पिछली बार देखा था। अब कांग्रेसी कहते नहीं ये मुस्लिम लीग अलग है, वो मुस्लिम लीग लग रहा है। मैं दर्शकों को जाकर कहता हूं, चेक करिए, ये जो इसको आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कहते हैं, इसके संस्थापक है मोहम्मद इस्माइल, और मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग ये बनी मार्च 1948 में। 1947 से पहले यही मोहम्मद इस्माइल पूरे दक्षिण भारत के जिन्ना की मुस्लिम लीग के चीफ थे। नाम बदल लेने से बदल गया, और जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था तो उन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था। और फिर मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, फिर यही मोहम्मद इस्माइल, ये मुस्लिम लीग, आज की मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिससे कांग्रेस गठबंधन में है, इन्होंने संविधान सभा में जाके मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, अलग कॉन्स्टिट्यूशन मांगा, वो अलग नियम मांगा, यानी पर्सनल लॉ मांगा, अलग पहचान मांगी, वो तो अलग है। इन्होंने कहा अलग इलेक्टोरेट चाहिए। और मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करो भाई, 28 अगस्त 1947 की संविधान सभा की प्रोसीडिंग, जब मुस्लिम लीग के सदस्य, शायद उनका नाम सिराजुद्दीन अहमद था, उन्होंने जब ये कहा कि छोटे भाई की तरह इनको, हम लोगों को अलग इस चीजें दे दीजिए, आप बड़े भाई हैं, सरदार पटेल ने झाड़ लगाते हुए कहा था कि बहुत हो गया छोटे भाई बड़े भाई का खेल। और सरदार पटेल ने वहां भी बोला है, और 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में बोला है कि भारत में 4 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं और ज्यादातर ने पाकिस्तान के लिए वोट किया है। मैं आज के भारत की बात कह रहा हूं, और एक रात में दिल नहीं बदल गया, मगर कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। अब ये छोटे भाई बड़े भाई और अलग पहचान की बात मत करिए। अब आप ये कहिए कि आप देश के लिए योगदान कैसे दे सकते हैं, उस मुख्य धारा में आइए। ये थी मुस्लिम लीग की मांग, और ये सरदार पटेल का व्यू था। मैं आज पूछना चाहता हूं, आज जो हम कहते हैं कि राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए मुस्लिमों से और योगदान दीजिए, यह सरदार पटेल का व्यू था। और यह कहते हैं अलग पहचान रखिए, अलग उनके लिए नियम रखिए, अलग उनके लिए व्यवस्था रखिए, यह थी मुस्लिम लीग की पहचान। अब दूसरा टेक्निकल जवाब भी दे देता हूं। देखिए, खड़गे जी को यह ध्यान रखना चाहिए, वो वरिष्ठ नेता हैं,
परंतु जो उनको लोग फीडबैक देते हैं, 1941 की असेंबली में मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सरकार नहीं बनाई थी। फजलुल हक की पार्टी थी कृषक प्रजा पार्टी, उसके साथ मिलकर सरकार बनाई थी और इस प्रकार मुस्लिम लीग को सत्ता से बाहर किया था। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं भाई, उसके बाद तो वो नेहरू की कैबिनेट में रहे और 1946 में जब नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने, मैं करोड़ों दर्शकों से पूछ रहा हूं, जब वाइसराय वेवल ने शपथ दिलाई, जब उन्होंने किंग जॉर्ज 6 की प्रति निष्ठा की शपथ ली वाइसराय के द्वारा यूनियन जैक झंडे के नीचे, तो उनकी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? लियाकत अली, जो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बना। गिड़गिड़ा के कहा मुस्लिम लीग से कि हमारी सरकार में आ जाओ। बाद में जब मुस्लिम लीग अलग हो गई और उसने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर थे कि नहीं नेहरू के अंतरिम सरकार में? जवाब देना चाहिए। बाएं दाएं भागने से नहीं होता। फिर जब ये बोलने लगते हैं तो उसके बाद तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू की कैबिनेट में रहे स्वतंत्रता के बाद। चलिए उसके बाद भी आप हमसे जोड़ देते हैं कि साहब हमारे वो पुरखे थे। भाई हमारी तो पार्टी तब तक बनी नहीं थी, हम तो 51 में बने, फिर भी आप जोड़ रहे हैं। अब अगर ऐसे पुरखे जोड़े तो कांग्रेस के पुरखे कौन थे? एरेन ऑक्टोवियम ह्यूम 1885 में, संस्थापक तो यही थे ना। और पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद बनर्जी, जो कि लंदन में जाकर क्रिश्चियन भी बन गए और वहीं की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद बनर्जी ब्रिटेन में जाकर रहे, वहीं उनकी डेथ हुई, वहीं उनकी सदस्यता ग्रहण की, क्रिश्चियन धर्म ग्रहण कर लिया और उसके बाद उसी रूप में उनका वो हुआ। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, सिर्फ एलेन ऑक्टोवियम ह्यूम ही नहीं था, जॉर्ज यूर, अल्फ्रेड रो, विलियम बैडनबर्न, ये सब कांग्रेस के शुरुआती अध्यक्ष हैं। तो भाई पुरखों में जाओ तो तुम्हारे तो पुरखे अंग्रेज हैं। और हमने सारी बातों का टेक्निकल उत्तर दे दिया। सुभ्रांश राय जी, हर बात का जवाब दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी तो वायनाड इसीलिए गए क्योंकि मुस्लिम वोट के बिना वो जीत नहीं सकते। ये मेरे शब्द नहीं है, एनी राजा आपकी अलायंस पार्टनर है, उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ है आइडियोलॉजी में तो फिर वायनाड से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि उनके पास और कोई सेफ सीट नहीं है, इसीलिए वायनाड से लड़ रहे हैं। अब हमें आप क्या बताएंगे? पहले एनी राजा जी को तो आप कन्विंस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद नविका जी। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने बड़े सारे नंबर और तारीखें बताई, खूब लंबा चौड़ा भाषण दिया। चलिए मान्यवर, कुछ तारीखें मैं बताता हूं और मैं आपके दर्शकों से अपील करूंगा कि आप सब भी गूगल पर जाकर ही चेक कर लीजिए, क्योंकि पंडित जी अब आप झूठ बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता। आपने कई सारे डेट बताए, एक डेट मैं आपको बताता हूं। अगस्त 15, 1943 इस देश को बांटने के लिए 2 नेशन थ्योरी सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दिया था वो आपके पुरखे थे, विनायक दामोदर सावरकर, उस समय के तत्कालीन हिंदू महासभा के अध्यक्ष। मान्यवर, वही सावरकर जिनके नाम की माला आजकल आप जपते हैं, अभी पिक्चर आई थी, फ्लॉप हो गई बुरी तरह से, वही थे जिन्होंने पहली बार मां भारती को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया, सोचा, प्रचार किया, प्रोपेगेंडा किया। एक बात। दूसरी बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुरखों का इतिहास तो होना चाहिए। अब आपके पुरखे आजादी की लड़ाई में जब हमारे पुरखे अंग्रेजों की गोलियां खा रहे थे, आपके पुरखे अंग्रेजों के साथ बैठकर पेंशन ले रहे थे, तो आपके पास अपने पुरखे तो है नहीं, तो भाई दोनों से समानता तो करनी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं जिस पे आपका ध्यान नहीं गया। आप तब के मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे, आप तब की हिंदू महासभा की ही जनरेशन भारतीय जनता पार्टी है, कोई नया नहीं है, क्योंकि उनको ही आप आज आइडल मानते हैं और उन्हीं की आप पूजा करते हैं। एक दूसरी बात मान्यवर, मैं बनारस में हूं, आज मैं सुबह बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गया था। संजोग से कैमरा ले जाने की हमें अनुमति नहीं है, क्योंकि उस बाबा विश्वनाथ के यहाँ कैमरा सिर्फ मोदी जी ले जा सकते हैं। मैंने जैसे ही बाबा को नमः पार्वती पतये हर हर महादेव कहा, मेरे पीछे कुछ युवा थे, उन्होंने भी हाथ उठा के कहा कि हे बाबा, अब हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, हमारे को नौकरी कब मिलेगी, हमारी ये मां गंगा कब साफ होंगी, हमारा ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा जिसका डंका बजा बजा के मोदी जी आए थे। इत्तेफाक से अगर आप बाबा विश्वनाथ गए होंगे, बड़ा कई बार आपने भी दर्शन दिया है, वहां बगल में बाएं तरफ जो है मां अन्नपूर्णा विराजती है, मां शक्ति है। वहां भी जब मैं सष्टांग होकर मां को नतमस्तक किया, पीछे कुछ बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे, उन्होंने भी हाथ उठाकर कहा कि हे माते, हे मातेश्वरी, हे जगत जननी, हमारा
पेट्रोल 70 रुपए से 100 रुपए हो गया, डॉलर इस हिसाब से तो आपके साथ बहुत सारे लोग हैं सुब्रांश राय जी। हाँ, और आपके साथ खड़े होने वाले आप वहां हैं बनारस में, तो खड़े ही हो जाइए चुनाव के लिए। लेकिन आपने सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, तो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को मौका दूंगी कि वो रुकिए तो सही, कुछ फैक्ट दे रहा हूं ना। नहीं, वो फैक्ट आपके हर डिबेट में सेम होते हैं। एज अबव लिख दीजिए, सब पढ़ लेंगे। अब रही दूसरी बात, तो जब मैं माँ जगत जननी अन्नपूर्णा के दर्शन कर रहा तो पीछे कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने भी हाथ उठाकर माँ से प्रार्थना किया कि हे माते, गैस सिलेंडर 400 से 1400 का हो गया, पेट्रोल 70 से 100 पार हो गया, हमारे अनाज की कीमत कब बढ़ेगी? नरेंद्र मोदी जी गुजरात से भागकर बनारस आए, इसीलिए आए थे ना कि बाबा विश्वनाथ उनको आशीर्वाद देंगे, हम यहाँ के किसान उनके साथ हैं। मां गंगा ने उनको अपना बेटा बनाया कि हम किसानों की इनकम को डबल करेंगे। आज तो अपने कारपोरेट मित्रों के साथ बैठे हैं, किसानों के चंद कर्जे ना माफ करके अपने कारपोरेट मित्रों का, सूट बूट वालों का 18 लाख करोड़ माफ कर दिया। इन सब मुद्दों पे आप नहीं बात करेंगे। चलिए सुब्रांश राय जी, अब मैंने आपको बहुत समय दे दिया, लेकिन अच्छा लगा कि आप मां अन्नपूर्णा को कम से कम पूजते तो हैं, क्योंकि आप तो शक्ति के खिलाफ है। कई बार ये देखकर अच्छा लगता है कि आप शक्ति को मानते भी हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको झूठ कहा तो आप जवाब दीजिए। देखिए सुब्रांश राय जी ने पहले व्यक्तिगत टिप्पणी करने में, फिर मनगढ़ंत कहानी सुनाने में, तब जाके तथ्य में बोला। मैं विनम्रता से कहता हूं, मैंने एक तथ्य झूठ बोला हो तो आप बता दीजिए, एक डेट गलत बोली हो, एक फैक्ट गलत बोला हो। आपने मां अन्नपूर्णा की बात कही, अन्नपूर्णा की मूर्ति कौन लाया बाहर से? मोदी जी लाए, वरना वो तो विदेश में थी। और ये बताइए, काशी विश्वनाथ का वो कॉरिडोर किसने बनवाया? वरना पहले हम लोग जाते थे, पतली गली में से गुजरना पड़ता था, क्या स्थिति थी। आज वो भव्य कॉरिडोर दिखता है। इसके बावजूद दूसरा झूठ जो आपने बोला, मैं दर्शकों से कहता हूं ना, मेरी बात पे यकीन करिए ना सुब्रांश राय जी के, इन्होंने कहा 400 का सिलेंडर। 400 का सिलेंडर कब था? अभी खोलिए इंटरनेट और देखिए कि जनवरी 2014 में सिलेंडर 1241 रुपए का था। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, जो आपने फिर बात गलत बोली, आप 1943 बता रहे हैं। टू नेशन थ्योरी 1943 में आई। अरे सारे दर्शकों से कहता हूं, चेक करिए, 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता, जिसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली, जो वही इलाके बाद में पाकिस्तान बने। यानी वो इलाके जानते क्या थे कि वहां पर चुनाव भी मुसलमान ही लड़ेगा, वोटिंग भी मुसलमान ही करेगा और मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएगा। और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम था मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और बाकी का जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं था, नॉन मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी आपने ऐसे स्वीकार किया जैसे देश मुसलमानों का हो। 1920 में जिन्ना ने कहा मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। उसके बाद जिन्ना की हिम्मत बढ़ गई, उसने कहा मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा। इसलिए आपने जितनी फिल्में देखी होंगी, जितने स्टेटमेंट देखे होंगे, हमेशा वो मिस्टर गांधी कहता था महात्मा तो हिंदू उपाधि है। और टू नेशन थ्योरी की बात मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए। यह बात शुरू होती है सर सैयद अहमद ने 1988 मार्च और नवंबर में मेरठ और लखनऊ में भाषण दिया। 1888 में उन्होंने कहा मुस्लिम और हिंदू दो अलग कौमें हैं, ये साथ नहीं रह सकते, और अगर अंग्रेज अपना स्थान छोड़ेंगे तो हमें अपनी कलम यानी तलवार यूज करने का मौका देना होगा। मैं फिर कह रहा हूं, मार्च 1888, नवंबर 1888, मेरठ। तब जानते हैं सावरकर कितने बड़े थे? 8 साल के थे। और सुनिए, उससे पहले अल्ताफ हुसैन हाल ही ये कॉन्सेप्ट दे चुके थे, जिसकी बड़ी फेमस कविता है वो दीन हिजादी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साया लंबे पहुंच। 1875 में तब सावरकर पैदा नहीं हुए थे। भैया क्या बोलने लगते हैं टू नेशन थ्योरी और फलाना। और जो आपने कहा, अगर वो स्थिति जब आई थी 43 में तो सब साथ में, मैं कह रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर की किताब पढ़िए, पार्टीशन एंड पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि टोटल आबादी का ट्रांसफर होना चाहिए, और यह बात लिखी है डॉक्टर अंबेडकर ने उदाहरण देके कि जैसे 1923 में 1923 में ग्रीस और टर्की के बीच में टोटल ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुआ। जितने ईसाई थे वो ग्रीस चले गए और जितने मुसलमान थे वो टर्की चले गए। अगर भारत का विभाजन है तो ऐसे होना चाहिए। क्या बात करने की बात करते हैं। और
जी, अगर आप सुधांशु त्रिवेदी को चैलेंज करना चाहते हैं तो कम से कम इतिहास पर तो मत ही चैलेंज किया करिए, क्योंकि जितना आपको याद नहीं होगा उतनी तो किताबें उनको कंठस्थ हैं। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान साहब से पूछना चाहती हूं। तारिक खान साहब, कहीं ना कहीं ये तो तय है कि जो लोग शाहबानो के वजह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लॉ ला सकते हैं तो वो लोग अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं हो सकती। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ऐसा क्यों है कि जो प्रधानमंत्री ने अपने स्पीचेस में कहा और जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है वो वाकई अगर मिलाया जाए तो 1936 की मोहम्मद अली जिन्ना की जो एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी तरह लग रहा है। चाहे वो मेजॉरिटेरियनिज्म की बात हो, चाहे वो पर्सनल लॉ की बात हो, चाहे वो मुस्लिम छात्रों के बारे में बात हो, हम सबकी बात क्यों नहीं करते? क्या 76 साल हो गए हमारी आजादी को, अब भी हम विशेष समुदाय के हिसाब से उनको गरीब, उनको अलग थलग ही रखना चाहते हैं? हम उनको मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं लाना चाहते? इसमें क्या भारत की तमाम उन पार्टियों का रोल नहीं है जिन्होंने इनको पिछड़ा ही रखा ताकि वोट बैंक के अलावा ये कुछ भी ना बन सके? फिर बीजेपी आई और उसने मुसलमानों को पसमंदा बना, अनदर डिवाइड। मुसलमानों से बताया कि कुछ मुसलमान पसमंदा मुसलमान है, मींस दे आर बैकवर्ड। कैसे बैकवर्ड हुए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान की स्थिति तो दलितों से खराब है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। तो आपने मुसलमानों को फर्दर बांटा, कुछ को बताया कि तुम पसमंदा। और मैं एक और बात कहता हूं, अभी तमाम बातें हुई डेट्स की, ये लोग दो तरफ के लोग, एक हिंदू महासभा और तब की मुस्लिम लीग आजादी से पहले, ये दोनों लोग अलग राष्ट्र चाहते थे, ये बात मान लीजिए। हजारों जगह किताबों में इनके नेताओं ने और उनके नेताओं ने ये बातें लिखी। उसके बाद जो मुस्लिम लीग दूसरी बनी इंडिया की, उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाया, वो वहां चले गए जो मुस्लिम लीग वहां वाली। इन दोनों लोगों ने अलग अलग देशों की डिमांड की और बिल्कुल तमाम जगह पर अंबेडकर ने भी कहा बिल्कुल। अब मैं कहता हूं, जिन्ना बहुत खराब आदमी थे, है ना, जिन्ना बड़े खराब आदमी थे, लेकिन जिन्ना महान सेकुलर। किसने कहा? मुलायम सिंह यादव साहब ने कहा था ना कि जिन्ना महान सेकुलर है। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, क्यों मानेंगे? माननीय लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने कहा था कि जिन्ना बहुत बड़े सेकुलर थे। कैसे थे, किस बिना पे कहा? या तो आपको उसी टाइम आडवाणी साहब को सजा तो कम से कम दे ही देते, थोड़ी बहुत दी थी, सजा दी थी। अरे सजा छोड़िए, भारत का सबसे बड़ा सम्मान ले जाके उनको दिया। तो सबसे पहले उनसे पूछना चाहिए कि ये बात कहने के पीछे वजह क्या थी। हर आदमी मानता है कि दे आर द कल्प्रिट बिहाइंड द पार्टीशन, हर आदमी मानता है, हम भी मानते हैं। आप जाके वहां पर उनको प्रेज करते, उसके बाद यहां आके दूसरी रणनीति बनाते। कई बार सरकारें आपने चलाई, उसके बाद सारा झगड़ा मैनिफेस्टो का ही तो है, मैनिफेस्टो में आपने कहा कि 10,000 किसान उत्पादक संस्थान बनाएंगे। आपको तो पता ही नहीं होगा, 2019 में 75 वादे मैनिफेस्टो के आप लेके आए थे। 10,000 नहीं, 50 लाख आपने बना दिए। एक मिनट तारिक खान साहब, जरा ब्रेक लगाइएगा। ब्रेक लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ, शायद आप भूल चुके हैं, जिन्ना की जो कंपैरिजन था वो किससे किया था? अखिलेश भैया ने किससे किया था, याद है? तो अखिलेश यादव ने अभी किया 2022 में, सरदार पटेल से किया था। अब आप बता दीजिए। पटेल और नेहरू, वहां कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना था कि ये पढ़े लिखे लोग। अच्छा, तब कॉन्टेक्स्ट की बात आती है। अब आप भी पूछ लीजिए कि जिन्ना वाला कौन सा कॉन्टेक्स्ट था मैम? जिन्ना सेकुलर थे, कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था? अच्छा, तो हर्षवर्धन त्रिपाठी गई है डिफेंड करने की। मैं बिल्कुल पूछूंगी, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तारिक खान साहब को कभी कभी कॉन्टेक्स्ट भी ख्याल में आ जाता है और इनको ये कॉन्टेक्स्ट याद नहीं आया कि पसमंदा किसके डिवीजन बनाए हुए थे। ये पसमंदा नीतीश कुमार जी का वोट बैंक नहीं था, उनके साथ जब तक थे तब तक तो इनको ये डिवीजन याद नहीं आया। अब डिवीजन याद आ रहा है पसमंदा का, और जैसे पसमंदा और शिया सारे इनसे तो बहुत प्रेम है इन लोगों को।
अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो इतनी मोहब्बत की राजनीति चल रही है, इसमें थोड़ा सा प्रकाश आप भी डाल दें। नविका जी, सबसे पहले तो ये देखिए, मुस्लिम लीग इस देश के जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसको सुधांशु जी ने इतने विस्तार से रख दिया है कि अब उसका दोहराव करना वो उचित नहीं होगा। और ये देश बहुत अच्छे से जानता है कि कैसे आज हम कितना, मतलब इसको दुर्भाग्य ही कहेंगे कि एक समय में मुस्लिम लीग के सामने जो है, जिस कांग्रेस पार्टी को कभी हिंदू पार्टी कह दिया जाता था, उस कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद बाकायदा हिंदू पार्टी कह के भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को कम्युनल साबित करने की कोशिश की। जब यहां से संदर्भ देखेंगे तो बात समझ में आएगी। नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि मुस्लिम लीग की छाप दिख रही है, आज चुनाव आयोग तक चले गए कांग्रेस को लोग, निश्चित तौर पे मतलब सही जगह पर नरेंद्र मोदी ने निशाना साध दिया। लेकिन जब केरल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि झंडा तक कांग्रेस अपना छोड़ देती है और इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग का झंडा न दिख जाए, तो थोड़ी सी समस्या ये बड़ी हो जाती है। यानी मुसलमान तो करना है, मुसलमान का वोट भी चाहिए, लेकिन मुस्लिम दिखना नहीं चाहिए। इसीलिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से आज तक इस 10 साल में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मुसलमानों की स्थिति बेहतर हो जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी को टोपी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं एक छोटा सा अपना उदाहरण दे रहा हूं। अभी मैं पिछले सप्ताह ही वैष्णो देवी होकर आया, लौटते हुए एक दुकान पर रुक गया। वहां बिहार के एक सज्जन मिले, वो हिमाचल प्रदेश रहते हैं, आए थे दर्शन करने। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जैसा है वैसा ही दिखता है, राहुल गांधी तो जब जैसा होता है उस हिसाब से बदलता रहता है। तो हिंदू होना और हिंदू को कम्युनल कहना और घोषणा पत्र में मौलाना आजाद नेशनल स्कॉलरशिप अलग से जिक्र करना, खान पान पहनावा व्यवहार, इसके लिए अल्पसंख्यक कह के मुसलमानों के हिजाब से लेकर बीफ के मुद्दे को साइलेंटली लाना, पर्सनल लॉज की बात करके सीधे सीधे 3 तलाक से लेकर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है शरिया की तरफ ले जाएंगे, वो बात करना, ये चलने वाला नहीं है। ये इस देश में आपने बहुत लंबे समय तक ये वाली राजनीति की, दुखद रहा, परिणाम देश ने देखा। और मुझे लगता है अब जब नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग का इम्प्रिंट दिख रहा है, छाप दिख रहा है, उसका जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस पार्टी से बुरी तरह से फंस गई। और मैं ये सुनाना चाहती हूँ, तारिक खान साहब, जिन्ना ने हमें आजादी दिलवाई, ये नवंबर 2021 का बयान है। अब जिन्ना अगर आपको आजादी दिलवा रहे हैं तो फिर मुस्लिम लीग की तरफ आप जा रहे हैं, तो इसमें कहाँ ही कोई शक शुबा रह जाएगा। लेकिन मैं यहाँ बैठे हमारे AIMIM के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, रंगरेज साहब, सवाल इतना है कि ये मुस्लिम वोट के लिए अब इतनी सारी पार्टियां आ गई हैं कि आज मुस्लिम लीग बोलते ही ये सारी पार्टियां चुनाव आयोग पहुंच गई और कहने लगी अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। क्या आप मानते नहीं कि राहुल गांधी, ये तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा है कि राहुल गांधी वायनाड की जगह हैदराबाद से लड़ ले चुनाव, तो देख लें जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। अब राहुल गांधी अगर वायनाड गए हैं तो किस लिए गए हैं? क्या इसमें किसी से भी कुछ छुपा हुआ है? देखिए नविका जी, मैं एक बात कहूंगा कि जिन्ना साहब के मजार पर कौन लोग गए थे बिना बुलाए, जो है कौन लोग बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान, ये किसी से छुपा हुई बात नहीं है। और रही जब तक पाकिस्तान की बात ना हो जाए, शमशान कब्रिस्तान की बात ना हो जाए, 80-20 की बात ना हो जाए, कैसे समाज को मुसलमानों से हिंदू को डराना और हिंदू भाई से मुसलमानों को डराने की राजनीति ना हो जाए, जब तक बीजेपी के कोई भी आप अपने मैनिफेस्टो पर क्यों बात नहीं करते? आपने क्या काम किया? आपने 45 साल के हाईएस्ट आज जो है बेरोजगारी, महंगाई है हमारे देश में, है हमारे युवा परेशान है, हर वर्ग के लोग आज परेशान है, उस पर बात क्यों नहीं करते? ये शमशान कब्रिस्तान, जिन्ना, अच्छा ये बताइए 2 नेशन थ्योरी के जो है कौन कौन लोग थे? कौन थे? सावरकर जी कौन थे जो है अंग्रेजों से जो है पेंशन लेते थे और कह रहे थे मैं किसी भी जो है देश की आजादी के जो भी होगा वो आजादी दिलाने के लिए उसमें जो है हम बैकफुट पे रहेंगे। तो मुसलमान तो शुरू से, आज इंडिया गेट पर देख लीजिए, मुसलमान आजादी से लेके और आज तक यहीं पर है। हमारे पास तो चॉइस भी थी वहां पर जाने की, बार बार पाकिस्तान से जोड़ा जाता है मुसलमानों को। हमारे पास तो चॉइस थी, हम जब भी हिंदुस्तान में रहे और यहीं पे हम पले बड़े हुए और यहीं
दफन हो जाएंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप ये जिन्ना की बातें और ये मुस्लिम लीग से जोड़ना, अरे आप जोड़िए हिंदू महासभा जनसंघ से, आपका जो है फिर 1980 में आपकी पार्टी। चलिए सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। मंडल की राजनीति आप करते हैं 1992 से, बाद में आपके इतिहास 2 से 302 तक आपकी जो है गाड़ी जो है वो स्पीड से चली जाती है, क्योंकि आप मंडल और कमंडल की राजनीति करते हैं। बैरिस्टर साहब एक ही बात कहते हैं कि हम उन सब लोगों के साथ हैं जिनकी हम महंगाई बेरोजगारी पर बात करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। चलिए सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, और भैया बात मुसलमान की नहीं करते। गजब, कुछ तो बोलने से पहले थोड़ा तो गिरेबान में झांक लिया करिए। अब महंगाई बेरोजगारी पे आप बोल गए रटा रटाए डायलॉग। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी में दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, हम 2024 में बैठे हुए हैं। 45 साल 1979 से होते हैं ना, पूरे 19। अब देखिए बार बार बीच में डिस्टर्ब मत करिए। आप बोल रहे थे मैंने शांति से सुना, आप सच्चा झूठा आए बाएं साएं जो बोला मैंने शांति सुना। अपना टर्न आए तो आप जो मेरी बात की धज्जी उड़ाना उड़ा दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये 45 साल बोल रहे हैं ना, यानी 1979 से आज तक। पूछे 1979 में क्या स्थिति थी, 1980 के दशक में क्या थी? 2% ग्रोथ रेट, महंगाई की दर 13%, 14%, 15%। मजाक बना रखा है। 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम, सोना गिरवी, ग्रोथ रेट निगेटिव, रुपए का 2 बार अवमूल्यन। अब न याद हो तो बता दूं मेरे भाई, फरवरी 91 में सोना गिरवी रखा गया, जुलाई 91 में फर्स्ट डिवेल्युएशन ऑफ रूपी, सितंबर 91 में थर्ड डिवेल्युएशन रूपी, और आज $625 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, $52 बिलियन का गोल्ड का रिजर्व, 7.2% की ग्रोथ रेट, 3.1% की सबसे पिछले 5 साल में सबसे कम बेरोजगारी की रेट, 5.1% की महंगाई की रेट। कुछ भी आके झूठ बोलना शुरू कर देना। 45 साल का ये पता, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं एक एक डाटा अवेलेबल है 45 साल का। मेरे भाई आप टीवी पे आते हो, कम से कम नजर तो डाल के आया करो 45 साल का। या आए बटन दबाया, टेप रिकॉर्डर धर चालू हो गए और 50 साल का बोलने लगते। 50 साल पहले चले 1974 में 26% थी महंगाई की दर, 26%, रेट ऑफ ग्रोथ 1.9%। खैर अब आते हैं इसकी बात, भैया मुस्लिम लीग और फलाना ढिमाका ये आप करने लगते। मैं तो ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि आप ये बातें करने लगते। मैंने गिना तो दिया कि सावरकर जी तो तब उस जमाने में 2 साल के और 4 साल के थे। रंगरेज साहब आप पूरा रंग देखिए, उसके उपरांत निर्णय लीजिए। आपने सरासर झूठ बोला। मैंने कहा ये वही मुस्लिम लीग के लोग हैं, सिर्फ इन्होंने नाम बदला। और अगर आपको न विश्वास हो तो मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो आज का साउथ इंडिया है, यानी जिसमें लगभग पूरा साउथ इंडिया था, मद्रास प्रेसिडेंसी में मुस्लिमों के लिए रिजर्व 28 में 28 सीटें जीती थी जिन्ना की मुस्लिम लीग ने। कितना वोट मिला था? 90 से 95% वोट, 90 से 95%। और कह रहे हैं कि सब चले गए क्या? इसीलिए सरदार पटेल ने कहा था सब नहीं चले गए, पर कोई बात नहीं, भूल जाओ, अब राष्ट्र के साथ आओ। और मैं पूछना चाहता हूं रंगरेज साहब, आपको पता है, और जो हमारे जितने विरोधी बैठे हैं, ये जिन्ना कहां से चुन के आया था 46 की असेंबली में? ढाका, चिटगांव, लाहौर, कराची, पेशावर से नहीं, मुंबई से चुन के आया था। मुंबई की बायकुला सीट से 95% वोट मिला था। ये सब चले गए 95% मुंबई से? ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपने ये मुस्लिम लीग वही है, आत्मा वही है, शरीर बदला था, अब आत्मा कांग्रेस में शामिल हो गई है। अब यह आत्मा कांग्रेस में प्रवेश कर गई है, इसलिए एग्जैक्टली वही विभाजनकारी बातें करने लगे। और आपने सच्चर कमेटी की बात कही, बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई? 2013 में। आजादी के 67 साल हो चुके थे। तब तक 6 साल हमारा केंद्र में शासन रहा था, 61 साल सेकुलर दलों का शासन। अरे 47 में तो आप हुकूमत करते थे। कितनी रियासतें थी मुसलमानों की, बड़ी बड़ी रियासत, नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम। अरे भाई, और वो आकर इस हालत में आ गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार था? 61 साल का सेकुलर शासन या 6 साल की भाजपा? बिल्कुल, केवल अपने कर्मों के कारण हुआ। मैं आज सुब्रांश राय जी आपके लिए दर्शकों के कई सवाल आ रहे हैं। शुभम यादव प्रयागराज से आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इंडी गठबंधन के घटक दलों से लेकर खुद कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? शाश्वत का वाराणसी से सवाल है, आपके आसपास तो नहीं बैठे कहीं। जातीय जनगणना से लेकर घोषणा पत्र में किए गए वादों तक कांग्रेस पार्टी आखिर साबित क्या करना चाहती है? क्या गौरव वल्लभ के आरोप पूरी तरह से सही हैं कि हिंदू और सनातन को लेकर कांग्रेस की विचारधारा सही नहीं है?
सुनिएगा ध्यान से। मिथिलेश कुमार पटना से पूछ रहे हैं, मोदी जी कांग्रेस का घोषणा पत्र क्यों पढ़ रहे हैं? उन्हें तो बीजेपी के वादों और उसके घोषणा पत्र पर बात करनी चाहिए। तो पहले दो सवाल आपके लिए सुभ्रांश राय जी, जवाब दीजिए। देखिए, अभी आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत सारी डिग्री वाला ऑक्सफोर्ड का दूसरा वर्जन बताया था, तो 3-4 पॉइंट इनसे मैंने लिया है। अभी इन्होंने कहा आत्मा वही है, सिर्फ शरीर बदला है। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं मान्यवर, आत्मा वही है, शरीर बदला है। क्योंकि आपने 3 वर्ड बोला। पहला आपने बोला वो मिस्टर जो जिन्ना, वो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हमने फिल्मों में देखा है, मिस्टर गांधी कहता था। बिल्कुल आपने सत्य देखा है। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या उसी जिन्ना ने नाथूराम गोडसे को गांधी की हत्या की सुपारी दी थी? वो गोडसे जिसकी आप सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। क्योंकि चाहे वो जिन्ना हो चाहे वो गोडसे हो, दोनों राष्ट्रपिता से नफरत करते थे। एक बात। दूसरा, जो जिन्ना को आपने इतना खराब भला बुरा कहा, वो बहुत बेकार आदमी है। उसने देश का बंटवारा कर दिया। क्योंकि डेट और आपके भी डेट बड़े उलझे सुलझे है। वो रहे या सावरकर रहे, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आपके लौह पुरुष जिनके घर जाकर नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न दिया और देश ने देखा, वो आडवाणी जी उसी जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने क्यों गए थे? और वो आडवाणी जी उसी चादर को चढ़ाने के बाद जिन्ना को सबसे बड़ा सेकुलर नेता कह रहे हैं। अरे भैया, ये किस तरह की हिपोक्रेसी है? हिपोक्रेसी का हिंदी क्या होता है नविका जी, आप बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं, वैसे शब्द यूज नहीं कर सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने बड़ा सत्य जिक्र किया कि अन्नपूर्णा की मूर्ति विदेश से आई थी, लेकिन प्रभु जो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने एक वक्त और कहा था, आपने शायद सुना नहीं, कोट अनकोट पुरी के शंकराचार्य ने कहा कि कायाकल्प के नाम पे हमारे आपने सैकड़ों मंदिर तोड़ डाले। चलिए तो क्या, चलिए समय कम है, अब तीनों सवालों के जवाब सुधांशु त्रिवेदी। अब समय कम है, समय कम है। नरेंद्र मोदी ने तोड़ा। हाँ, सुधांशु जी जवाब दीजिए, बाकी फिर मुझे मालूम है आपके पास समय कम है, क्योंकि आपके जो वैसे मैं लोगों से कहूंगा, बैठे हैं, जब उनको फैक्ट शीट दिखाई जाती है तो तकलीफ जायज है। सुन लिया ना, फैक्ट्स का जवाब भी तो ले लीजिए। हाँ, मैंने जितने फैक्ट बोले हैं, सुनिए, स्टेप बाय स्टेप जवाब दे देता हूं। सुनिए, जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने वो विषय बोला था, उसके बाद भाई अपने टर्न पे बोलिए, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उसके बाद पद छोड़ा था और उन्होंने जिस सेंटेंस को कोट किया था जिन्ना का, 1916-17 का था, जब जिन्ना कांग्रेस का सदस्य था। जिन्ना कांग्रेस का सदस्य था, यह भी बोलो ना मेरे भाई। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, जाके भाई पाकिस्तान ये मानता है कि उसके संस्थापना की शुरुआत सर सैयद अहमद ने की, और पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान की स्थापना कब हुई? 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और ये लेके आ जाते हैं वीर सावरकर के द्वारा। क्या गजब करते भाई। पाकिस्तान कहता है कि वो 712 में बना, मगर और फिर वो खिलजी को महान मानता है, वो औरंगजेब को महान मानता है, वो टीपू सुल्तान को महान मानता है, वो तुगलक को महान मानता है, उनकी जयंती मनाता है, उसी को आप महान मानते हैं। तो भाई अब भाई चिल्लाने क्यों लगते हैं? आपके बस का नहीं है, झूठ बोलिए लंबा लंबा। अरे भाई बताया तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उसके बाद पद छोड़ा था, मगर आपको उस बात का सुभ्रांश राय जी, आप फैक्ट अगर सुना भी रहे हैं तो सुनेंगे कैसे? आपका इनकमिंग आउटगोइंग दोनों साथ साथ कैसे चलेगा? मुझे आपकी चिंता होने लगती है सुभ्रांश राय जी, सुन लीजिए। और सुभ्रांश राय जी से मैं अपेक्षा करता था कि ये गंभीर बात करते थे, आज एक भी फैक्ट का जवाब नहीं है, तो सिर्फ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी और बीच में हस्तक्षेप के अलावा कोई रास्ता इनके पास नहीं बचा। मैं पूछना चाहता हूं, आज क्यों राहुल गांधी उस मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं जिसका संस्थापक वही था जो जिन्ना का सहयोगी था? सवाल बड़ा है, मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत कहा जाता था, जिन्ना को। सवाल बड़ा है और मुस्लिम लीग के आरोप बहुत सीरियस हैं। ये 2024 की लड़ाई क्यों मुस्लिम लीग तक चली आई? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये वायनाड से इतनी मोहब्बत क्यों? ये सवाल आज बीजेपी ने उठाए हैं, कल कोई और उठाएगा, लेकिन इस सब के बीच में
चुनाव आयोग क्या कहेगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। आज इस डिबेट में और सवाल पब्लिक का शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। आज लेती हूं इजाजत। धन्यवाद।